आज के शो में। महंगाई की मजीद नई लहर के लिए अवाम फिर से तैयार हो जाएं। 140 अशिया पर 17% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज। नैब प्रोसिक्यूटर्स के कॉन्ट्रैक्ट मुद्दत में तोसी, कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आखिर कोशिशें क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ ही हम इससे करेंगे क्योंकि आम आदमी जो है बड़ा तकलीफ में है। इस शहर जिसमें मैं कराची में मौजूद हूँ, तकरीबन खुदकुशियाँ हो चुकी हैं इस शहर में, और मुसलसल जो वजह रही है खुदकुशी की वो महंगाई रही है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग तंग हैं। ऐसे में ये खबर कि एक प्लान मिनी बजट का जो IMF की प्री कंडीशन है उसके तहत बनाया गया है और ये प्लान शौकत तरीन साहब को पेश कर दिया गया है। इस प्लान के मुताबिक तकरीबन 140 के करीब ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स 17% तक नाफिज किया जाएगा। इन 140 आइटम्स में से तकरीबन 6 दर्जन के करीब जो आइटम्स हैं वो ऐसे हैं जो कि इंपोर्ट स्टेज पे तकरीबन 353 अरब रुपए जो इसमें से कलेक्ट किए जाएंगे, तो उसमें से 300 अरब रुपए इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये टैक्स नाफिज किया जाएगा 17% तक। इन आइटम्स के अंदर बहुत से रॉ मटेरियल शामिल हैं। कल हमने प्रोग्राम में फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बुलाया था, वो बता रहे थे कि अगर ये 17% टैक्स हमारे रॉ मटेरियल पर लग जाता है तो दवाएं तकरीबन 400% तक बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ एक सेक्टर है। इसके अलावा सीरियल्स पर, इसके अलावा लाइव एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स और एग्स के ऊपर, अंडों के ऊपर, मीट, फिश, फ्रेश वेजिटेबल्स के ऊपर, फिश फीड के ऊपर और एनिमल फीड के ऊपर, तो तकरीबन आप देखें कि इससे क्या एक सुनामी, एक सैलाब आना है, महंगाई का तबाही आनी है, क्या आना है, जो ऑलरेडी इतनी महंगाई है, अवाम पिस चुकी है। और ये प्लान अगर पार्लियामेंट को पेश होता है तो पार्लियामेंट क्या करेगी? मैं पहले सियासी नुक्ता नजर से समझना चाहूंगा। मेरे साथ शेख वकास अकरम साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, जनाब अम्मार मसूद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तर्जनिगार। शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान है। शेख साहब, आपसे पहले पूछूंगा, क्या पाकिस्तान तहरीक हुकूमत IMF की इस प्री कंडीशन को सियासी तौर पे आप देखते हैं मीट कर सके कि ये पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगा ये सब, या फिर आपको लगता है ये बहुत मुश्किल टास्क होगा? शेख वकास साहब। देखिए जी, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, मैं सवाल अगर आप रिपीट कर दें। शेख साहब, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या सियासी तौर पर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मिनी बजट को पार्लियामेंट से आगे अप्रूव करा सकेगी? आपको लगता है? आपने ये पूछा कि ये जो टैक्सेस हैं क्या ये हुकूमत अप्रूव करा सकेगी, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जी 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 जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो किस गलत फहमी का शिकार है। दुनिया में हुकूमतें टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगाती हैं। बंदे के पास जितनी फसली हो उस हिसाब से वो टैक्स दे सकता है। यहाँ तो पिछले 3.5 साल में इमरानी हुकूमत ने गरीब आवाम से लेके अमीर तक जिसको निचोड़ सकते थे उनको निचोड़ लिया है। अब तो आवाम के पास टैक्स देने के लिए रह ही कुछ नहीं गया है। ये जो आज 140 अशिया के ऊपर टैक्सेस प्रपोज किए गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पार्लियामेंट में कुछ शर्म बाकी है, इस पार्टी में और इस हुकूमत में कुछ होश है, कुछ अक्ल है, और इन लोगों का आम आवाम से कोई राब्ता या ताल्लुक है, तो फिर ये आम आवाम की मुसीबत को समझ सकते होंगे, उनके घरों के, उनके कारोबार के, उनकी जिंदगी के हालात समझते होंगे। जो लोग बिजली का बिल देने से कासिर हैं, जो लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने से कासिर हैं, जो लोग अपने बच्चों की स्कूलों की फीस देने से कासिर हैं, जो लोग अपने बुजुर्गों, बच्चों और लड़कों के लिए दवाई लेने से कासिर हैं, अगर आज के हालात में उनको सहूलत देने की बजाय आप 17% सेल्स टैक्स 140 चीजों पर लगाएंगे तो आप तो मेरे ख्याल में कोई कसर रह नहीं जाती है। मैं नहीं समझता कि अगर इस पार्लियामेंट का अवाम से कोई ताल्लुक है, अगर तहरीक इंसाफ का अवामी हलकों से कोई ताल्लुक है, तो फिर ये पास नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल आपने किया कि क्या पास हो जाएगा, तो देखें जी, पास तो फिर ये करवा लेते होते हैं। आपको पता है इनकी हेल्प हो जाती है, चीजें मनूवर हो जाती है, फिर ये एक दिन में 33 बिल भी पास करवा लेते हैं। इस मुल्क में कोई काम करवाना औखा कहां से? इस मुल्क में सब कुछ हो जाता है, जायज भी हो जाता है, नाजायज भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है। देखना तो ये है कि करवा भी ये लें आप। ये तो मैं तो इस बहस में नहीं जाता कि करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। मैं सिर्फ खान साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्यों करवाना चाहते हैं? आप क्यों जुल्म कर रहे हैं आम आवाम के ऊपर? आपको किस अलामा ने ये मशवरा दिया है कि इलेक्शन आपका 1.5 साल बाद सर पे है, बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में आप अनाउंस कर चुके हैं। ये कौन सी ऐसी सियासी पुड़िया है, ये कौन सी चिड़िया है जो आपके
काम में मशवरा देती है कि आप गरीब को पीस कर और उनको और ज्यादा जो है वो तंगदस्ती की हालत में धकेलने के बाद आप वापस अवाम में कोई मुंह लेके जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है, ये होनी नहीं चाहिए, इस बहस में ही नहीं पड़ते। इन MNAs का क्या है, आखिरी साल है, खान साहब ने 1-1 अरब रुपए इनको फंड दे दिया, इनके मुंह बंद है, सिल गए हैं, ये गूंगे हो गए हैं, ये बोल ही नहीं सकते हैं। इनको पता है कि इमरान खान के किसी बिल की ये मुखालफत करेंगे तो वो इनके फंड रोक लेगा, इनकी ग्रांटें रोक लेगा, इनको आखिरी साल में इनको नौकरियां नहीं मिलेगी। तो ये गूंगे पैरे MNA MPA जो है, इनसे तवक्को ना रखेंगे ये किसी अवामी चीज को रोकेंगे। इनको तो कमीशन चाहिए, करोड़ रुपए में से 10% चाहिए, अरब रुपए के पीछे 10 करोड़ घर आ जाएगा, अगले इलेक्शन का खर्चा निकल आएगा। ये इनकी औकात और हैसियत है। तो मैं ये समझता हूं तो मैनूवर हो जाएंगी। अच्छा, और अम्मार मसूद साहब आपसे भी पूछना चाहूंगा, शेख साहब जिस तरह कह रहे हैं, आप पहले तो ये कि आपका रिएक्शन क्या है? अभी 140 आइटम्स आपके लिए गुजर बसर कैसे, मेरा सबका, शेख साहब बड़ा आम आदमी तो बिल्कुल पिस चुका है। अगर आप, और बिलखुसूस खुद वजीर आजम और वो इस वक्त वजीर खजाना कहते हैं लोअर मिडिल क्लास पे इंपैक्ट हुआ है। एक तरफ वजीर आजम कहते हैं दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, दूसरी तरफ अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट देखें तो पाकिस्तान का सब में ज्यादा है। अगर ये बॉम्ब हो जाता है, बॉम्ब गिरता है अवाम के ऊपर, अमार मसूद साहब, तो आपको लगता है कि ये पहले तो गिरेगा या नहीं गिरेगा, और अगर गिरेगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा अमार मसूद साहब? दो लोगों ने बात की है अभी गुज़िश्ता दिनों। एक गवर्नर पंजाब ने बात की है लंदन में, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि हमने 6 अरब डॉलर के एवज ये मुल्क IMF के हाथ गिरवी रख दिया है। दूसरा बयान हमने सुना शब्बर जैदी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एंटिटी डिफॉल्ट कर चुकी है, हम दिवालिया हो चुके हैं, अब हुकूमत चाहे कोई भी दावे करती रहे, ये असल हकीकत ये है कि हम बिल्कुल डिफॉल्ट कर चुके हैं। तीसरी बात आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाई में की कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पर 4 लोग गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नया मिनी बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूं लगता है हुकूमत को 4 लोगों की जान जाने से तसल्ली नहीं हुई। वो लोगों को उस स्टेज तक लेके जाना चाहते हैं जहां करोड़ों लोग गुर्बत के मारे खुदकुशी कर लें, जान से गुजर जाएं, अपने बच्चों को दरियाओं में फेंक दें, वालिदैन का इलाज करवाने के काबिल ना रहें। ये सूरत हाल दिन ब दिन अबतर हो रही है। और जो आपने सवाल किया कि ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, यही मैं आपको बताऊं, अगर इन्होंने चाहा तो ये यकीनन पास हो जाएगा। अच्छा। इसलिए कि इमरान खान को पता है वो चाहे अवाम को अजियत दें, चाहे अवाम की खाल खींच लें, उनको लाने वाले उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और अभी तक हमने देखा कितनी ही खौफनाक खतरनाक पॉलिसियां अवाम के लिए क्यों ना हो, मुस्बत रिपोर्टिंग का ऊपर से हुक्म आ जाता है, जिसकी बिना पर लोगों को तरक्की के न जाने कोई नादीदा डोंगरे बजाकर खुश किया जाता है। अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि एक आम आदमी क्या, मिडिल क्लास वाला भी अब पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गया है। जो अशियाए जरूरी है, जो अशियाए खुरोनोश है, वो भी आम आदमी की दस्तरस में नहीं रही। और पार्लियामेंट का जहां तक मसला है, ये सबसे बड़ा मसला होता है जब आप धांधली की पैदावार होते हैं, जब आप वोट से नहीं RTS सिस्टम के तवस्सुत से हुकूमत में आते हैं, तो फिर आपका इन्हिसार अपनी लाने वाली कुव्वतों पर होता है। आपका इन्हिसार ना अवाम पर होता है, ना आपके दिलों में अवाम की हमदर्दी होती है, ना उनके लिए तरक्की की कोई ख्वाहिश होती है। ये इस पॉलिटिकल सिस्टम से, जिस हाइब्रिड निजाम से तहरीक इंसाफ ने जन्म लिया है, यकीन मानिए उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है। पेट्रोल अगर 300 रुपए लीटर हो जाए और डॉलर 500 का भी हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि वो बड़ी तमतनत से इस बात का ऐलान करते हैं कि ये हमारे मसले नहीं है। और हैरत की बात ये है, वो सारे लोग तजियाकार कहाँ खामोश हैं। जब 5.8 ग्रोथ रेट था तो वो कहते थे कि मईशत अगर अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं, या बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं। और उनके जुबानों को कौन से ताले लग गए हैं? वो जो हुकूमतों को उखाड़ पुचाड़ फेंक दिया करते थे, वो जो अदालतों से फैसले ले लिया करते थे, अब उनके हाथ किसने रोके हुए हैं? तो इसका मतलब है कि इस मुल्क की तबाही में, इस मुल्क के अवाम की तबाही में, गुर्बत के इस बहरान में और अवाम के ऊपर महंगाई का जो बम गिराया जा रहा है, इसमें दोनों कुव्वतें शामिल हैं, इमरान खान और उसकी पार्टी भी, और उसके बाद वो लोग जो इमरान खान को लाए हैं वो भी
सरासर इस जुर्म में शरीक है कि जो उन्होंने अवाम के साथ जुल्म रवा रखा है। ये बात किसी स्टेज पर तो आप भी कहते हैं मां साहब कि ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, मतलब ये बम भी अवाम पर गिरने वाला है, महंगाई का जो बदतरीन महंगाई है, आप दोनों का मेरे ख्याल से यही इस वक्त तज्जिया है। शेख साहब भी यही कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं, लेकिन मैनूवर कर लिया जाएगा चीजों को वो फंड्स के थ्रू जिस तरह भी इस वक्त। लेकिन सर अगर ना करें हमारे साहब, मैं जानता हूँ थोड़ा माजिद, मैं आप दोनों से पूछूंगा शेख साहब, अगर ये ना करें, दिस इज अ प्री कंडीशन फॉर IMF, शेख वकास अकरम साहब, ना करें तो फिर क्या रास्ता है? फिर वो जो डिफॉल्ट तो पहले ही कह रहे हैं शहबाज अली साहब, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, हमें पैसे नहीं मिलेगा IMF से, हमें आगे लोन नहीं, हमारा जो 6th रिव्यू रुक जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन है कि ना करें शेख वकास अकरम साहब? नहीं, आप यही कह रहे हैं ना करें तो क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल यही। देखिए मेरा जवाब ये है कि अब 3.5 साल में इन्होंने मुल्क को इस नहज पे खड़ा किया है कि अब ये हमसे सवाल करते हैं कि अगर हम ना करें IMF की बात माने तो मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि 3.5 साल में आपने किया क्या है? आपने जो कुछ किया है उसने इस मुल्क को दिवालिया की तरफ धकेल दिया है। इस जिस पॉइंट पे आज मुल्क को ला खड़ा किया आपने, आप इसके जिम्मेदार हैं कि आज हमारे पास जो है कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जिसमें हमें समझ ही नहीं आ रही कि अगर हम IMF की बात ना माने तो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हमारी स्टैंडिंग क्या होगी अगर हम इंटरनेशनली जो मॉनेटरी के इदारे हैं अगर हम उन्हें ऑनर नहीं करते हैं। तो इसका जिम्मेवार जो है वो भी इमरान खान साहब है, इसकी जिम्मेदार भी इनकी हुकूमत है। हमें क्यों यहाँ पे ला के खड़ा किया है? जो दावे आपने किए थे, जो स्कीमें आपने लोगों को दिखाई थी, जो लोगों की आंखें चुंधिया गई थी, वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और 200 अरब रुपया जो आपने वापस लेके आना था, वो कहाँ गए वो एक्सपर्ट जिन्होंने हर चीज हमें वापस ला के दे दी थी? आपने हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया एज अ वजीर आजम, हैसियत वजीर आजम। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप IMF को कायल करके ऐसा पैकेज उनके साथ निगोशिएट करते जो हमारी अवाम, हमारी रियासत और हमारी मुईशत के लिए जो है फायदेमंद होता। उन्होंने अपनी आप से मनवा ली है, आप अपनी उनसे कुछ नहीं मनवा सके हो। आपकी अवाम की फसली नहीं है, अब इनमें वो इससे ज्यादा इनका जूस नहीं निकाला जा सकता है। मुझे इस बात का ये कॉन्सिक्वेंसेस तो मेरे लिए तब रेलेवेंट होना चाहिए कि जी क्या होगा अगर हम IMF का नहीं मानेंगे। मेरे लिए तो ये ज्यादा रेलेवेंट है क्या होगा अगर आप ये टैक्स लगा देंगे, मेरे लिए तो ये ज्यादा जरूरी चीज है। मुझे ये नहीं पता क्योंकि दोनों सूरतों में ही जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ड्रास्टिक हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? ब्रेक, मैं एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं इसके माशी पहलू और सियासी पहलू दोनों हवाले से, क्योंकि आज डिटेल में गुफ्तगू करें। तो 40 आइटम्स हैं, ये दरअसल महंगाई के हवाले से आपके लिए, हमारी नींदें उड़ाने के लिए काफी है। सिर्फ दवाओं के ऊपर जो इंपैक्ट है, कल फार्मास्यूटिकल से बात हो रही थी, वो कहते हैं 400% तक इजाफा दवाओं की कीमतों में हो सकता है। बहुत बड़ा इजाफा है ये, इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज बेनकाब में नाज़रीन जो मिनी बजट आने वाला है आवाम के लिए, महंगाई का एक और तूफान आने वाला है, उस पर गुफ्तगू हो रही है। साथ साथ अभी दौरान गुफ्तगू अभी अमार मसूद साहब भी जिक्र कर रहे थे, शहबाज ज़ैदी साहब जो कि साबिक चेयरमैन FBR है, उनकी स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट की अहमियत इसने भी है कि शहबाज ज़ैदी साहब हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस, वो FBR के चेयरमैन भी रहे हैं। और इस हवाले से क्योंकि उन्होंने जो वजाहत दी है, पहले आपको बताता चलूं, उन्होंने कहा है कि ये बयान जो उन्होंने दिया है ये पूरे 50 साल की अक्कासी करता है पाकिस्तान के हालात की। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है पहले आपको सुनाते हैं सर। उन्होंने कहा क्या, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर, और ये हमारे, हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। ये आपने सुना कि बैंकरप्सी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। बैंकरप्सी की अगर हम नाज़रीन डेफिनेशन पर जाएं तो बैंकरप्सी जब होती है जब आप कोई भी अपनी लोन लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपकी स्तात नहीं रह जाती अपनी अर्निंग्स के जरिए।
यानी आप अपनी लोन लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकते। आप इंसान, कोई भी फर्द है, मुल्क है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी लोन लायबिलिटीज को अपनी अर्निंग से जब पूरा नहीं कर सकते तो आप बैंकरप्सी या क्रेडिट डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। अब शब्बर ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि यह हालत पाकिस्तान के 1970 से 2020 50 साल तक रही है, तो सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं। मैं आपके सामने हफीज पाशा साहब का एक कॉलम रखना चाह रहा हूं जो उन्होंने रिसेंटली लिखा था एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसी कॉलम में हवाला दिया गया था डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के एक कॉलम का, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की मौजूदा माली साल में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट तकरीबन 26 अरब डॉलर है। हफीज पाशा साहब ने इसमें बताया जी कि जो एस्टिमेटेड फाइनेंसिंग जो ऑलरेडी आ चुकी है वो 11 अरब डॉलर है, यानी 26 अरब डॉलर हमें रिक्वायर्ड है, 11 अरब डॉलर हमारे पास आ चुका है। वो आगे लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ बोरिंग रिक्वायर्ड इज ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम दिसंबर 2021 टू जून 2022, यानी अगले 6 माह में हमें मजीद 15 अरब डॉलर चाहिए अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी अपनी लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 15 अरब डॉलर दरकार है। और आगे वो लिखते हैं कि द स्टेट बैंक एस्टिमेट्स दैट एन एडिशनल 3 बिलियन डॉलर्स और सो विल फ्लो फ्रॉम द IMF, और यानी 3 अरब डॉलर तो IMF से आ जाएंगे। उसके अलावा जो 12 अरब डॉलर है वो कहां से आएंगे? उन्होंने जो, अगर आप ब्रेकअप देखें तो लास्टली जो हमें आया है 0.9 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक से, 1 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स फ्लोट हुए हैं, तकरीबन 4.9 अरब डॉलर के टारगेट थे, और जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वैसी हमारी FDI वो ड्राई आउट हो रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगले 6 माह में 15 अरब डॉलर कहां से आएंगे? तो शब्बर ज़ैदी साहब पिछले 50 साल की बात कर रहे हैं या आगे 6 महीने या अगले 1 साल की बात कर रहे हैं? और अगर ये 15 डॉलर नहीं आए तो हमारा जो माशी सूरत हाल है वो होगी क्या? शेख वकास अकरम साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आपने स्टेटमेंट सुनी शब्बर ज़ैदी साहब की और कितनी हकीकत पर मबनी है, बस इसको वजाहतें करने की कोशिश करिए, आप मुतमईन हुए इन वजाहतों से? नहीं, मैं शब्बर ज़ैदी की वजाहतों से तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मेरे ख्याल में जो उनका ओरिजिनल बयान था वो हकायक की अक्कासी कर रहा था। शब्बर रज़ा मार्केट का आदमी है और शब्बर ज़ैदी जो है वो मार्केट को समझता है, और उसकी इसी मार्केट की जो कमांड थी उसको देखते हुए इमरान खान साहब ने इनको FBR के ऊपर हेड लगाया था। मगर क्योंकि बाद में जिस वक्त वो सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करने लगे तो खान साहब को यही बात गिरा गुजरी और उन्होंने अपने ही लगाए हुए लोग उसको रिमूव कर दिया। खान साहब की आदत है, आप देखें पंजाब के अंदर 3 सालों के अंदर 6-7 IG तब्दील कर दिए। कहाँ पूरे 5 साल में 2 IG तब्दील होते थे, यहाँ 3 साल में 6-7 तब्दील हो गए, तब्दील हो गए। थानेदार नहीं टिकते 4-4 महीने, DCO नहीं टिकता साल पूरा। ये इनकी आदत है, खुद बंदे लगाते हैं, जब सिस्टम को ठीक करने लगते हैं तो उनको फिर ये रिमूव कर देते हैं। ये अनस्टेबिलिटी की सबसे पहली निशानी है। ये गैर मुस्तकिल मिजाज लोग हैं, इनको लोगों से काम लेना नहीं आता। कोई बंदे का बच्चा इनके साथ चलता नहीं बाजी के दिमाग। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जिस 15 बिलियन डॉलर की आप बात कर रहे हैं अगले 6 महीने में, ये पॉसिबल है, ये नहीं आ सकता। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे ये हुकूमत खुद बताए, इसलिए कि अभी आप IMF से 2-2 बिलियन डॉलर के लिए जो है ना, पंजाबी में कहते हैं तुसी बंदे फंदे पे हो, ठीक है। अब जब आप इस तरह मांग रहे हैं 2-2 डॉलर कार्य सरकार चलाने के लिए, तो आप इसको कैसे 15 बिलियन डॉलर कहां से जनरेट करेंगे? सऊदी अरब ने आपके साथ क्या किया, आप देख लें, उन्होंने किन शराइत के ऊपर आपको पैसे दिए और किस तरीके से। जैसे ही आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे निकाल के ले जाएंगे काम से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नामुमकिन है, ये जो चीजें हैं ये अचीव होने वाली नहीं है। हाँ, कोई राह सा हमारा कोई मामला है तो उसको बेच दें, फिर लोगों को बेच दें, अवाम को बेच दें, मुल्क को गिरवी रख दें, कोई इस किस्म का हिसाब हो सकता है। इसके अलावा तो 15 बिलियन डॉलर 6 महीने में इमरान खान तो नहीं ला सकता। वो जिसके लिए इसके वजीर कहते थे ना, ये इमरान खान खड़ा होगा तो इतने अरब आ जाएगा, इमरान खान खड़ा होगा इतने। इमरान खान के पास MNA MPओं को गलियां नालियां बनवाने के लिए 1-1 अरब रुपया देने के लिए पैसे हैं, मगर इमरान खान के एजेंडे के खिलाफ है। इमरान खान ने कहा था कि मैं MNA MPs के फंड बंद करूंगा। अगर आपको याद हो, ये तहरीके इंसाफ के आइन में लिखा हुआ है। Exactly. मगर कई 100 अरब रुपया इस वक्त सिर्फ MNAs को MPs को अगले इलेक्शन का खर्चा निकालने के लिए कमीशन की मद में वो दे दिया गया है। वो देने के लिए पैसे है, मगर पेट्रोल में सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं है, बिजली कम करने के लिए पैसे नहीं है, तेल कम करने के लिए पैसे नहीं है। ये सब फ्रॉड है, ये सारी कहानी है। इनको पता ही नहीं है बेवकूफों को कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है, काम करने वाला कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये हमें एक क्या उसे कहते हैं ना जी, एक डेड एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं आगे आगे पीछे कद अली कर लेना, आगे जा सकते हो तो ना पीछे जा सकते। तो इस दोराहे पे आपको अब जो है वो एक जेन्युइन लीडरशिप की जरूरत है। वो लीडरशिप वो नहीं जो हालात ठीक कर सके, हालात ने इतने खराब कर छड़े थे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। वो लीडरशिप
जिस पे एतमाद करे अवाम और कम अज कम वो दिलासा दे सके कि हुण जिहड़ा भैड़ा चंगा पाकिस्तान बच गया तो इससे गुजारा करो तो अल्लाह खैर करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? Exactly. अब आपको उस लीडरशिप की जरूरत है जिसमें अवाम एतमाद करके रात रोते धोते सो जाए और सुबह हंसते हुए उठ जाए। बाकी ये जेडे काम पंजाबी में कह रहे जो वजह गया है वो ठीक नहीं हो सकता, इसमें टाइम लगेगा और इसमें ये सब जिम्मेदार हैं जो बैठ के निशान पे लड़ने वाले जितने ये अलामे शुरू में आएंगे सब इसके हिस्सेदार हैं पाकिस्तान की बर्बादी। तो अच्छा, आपने सब्सिडी की बात की, मैं ये भी आपको नाज़रीन बताता चलूं क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं कि 140 आइटम्स के ऊपर 17% टैक्स लगेगा, तो एक सब्सिडी भी इस प्लान में बताया गया रखी गई है। और ये जिस तरह शहबाज राना साहब की स्टोरी है उसमें बताया गया कि तकरीबन 15 रुपए इन्फेंट मिल्क के लिए यानी बच्चों के दूध के लिए सब्सिडी रखी जा रही है। टोटल 41 अरब की सब्सिडी है। 3 अरब रुपए कहा जा रहा है कि प्लान है कि कॉटन सीड के लिए सब्सिडी होगी। 3.5 अरब रुपए ऑन सीड्स एंड फ्रूट्स यानी फलों के ऊपर और उनकी सीड्स के ऊपर। 4 अरब रुपए की सब्सिडी एनिमल फीड के ऊपर, जानवरों के चारे के ऊपर। 2 अरब रुपए की पोल्ट्री फीड के ऊपर यानी मुर्गियों की और डेयरी की जो फीड है। 1.5 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। 5 अरब रुपए की फॉर ऑन ग्रेन्स एक्सक्लूडिंग व्हीट, राइस एंड फ्लोर एंड 5 बिलियन ऑन ऑयल, केक एंड सॉलिड रेजिड्यू। तो ये कुछ 41 अरब रुपए बनते हैं जो सब्सिडी रखी जा रही है। इससे पहले भी अमार साहब मैं आपसे आपकी तरफ आते हुए एक पैकेज अनाउंस हुआ था, यूटिलिटी स्टोर्स पे 30% अशिया कम मिलेंगी या फिर ये तमाम चीजें। फिर एक कोविड रिलीफ पैकेज था 1200 अरब रुपए का, उसमें करप्शन सामने आई ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में। अभी 41 अरब की सब्सिडी रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शायद ये ऑफसेट करेगी महंगाई के इंपैक्ट को। डू यू थिंक कि ये होगा ऑफसेट 41 अरब की सब्सिडी से? देखिए, अगर आपने खुद बताया कि जो अस्पतालों के लिए सब्सिडी रखी गई है वो 5 अरब रुपए है और मुझे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल इससे कोई खास सब्सिडी हासिल नहीं कर सकेगा। और ये अगर पूरे जो उनको जो गुड सप्लाई होती है ना, उन पे जो सेल्स लगेगा उनको 1.5 अरब की सब्सिडी है। जो अस्पतालों को, गवर्नमेंट अस्पतालों को गुड सप्लाई होती है उस पर सब्सिडी होगी 1.5 अरब की। जी, वही वाला हिसाब होगा जो कोरोना की फंडिंग के हवाले से हुआ, जिसके बारे में आज तक IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह आपसे पूछ रहे हैं कि वो पैसे किधर गए। ये भी इसी तरह जैसे यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी देते हैं, वो पैसे गायब हो जाते हैं, आवाम तक वो सारा सिलसिला पहुंचता ही नहीं है। और आपने इस प्रोग्राम में तारीफ की कि मुल्क डिफॉल्ट कैसे कर जाता है, आपने उसकी इकोनॉमिक टर्म में बताया कि मुल्क डिफॉल्ट कैसे करता है। जो अवामी सतह पर मैं अगर आपको गोशगुजार कर सकूं कि मुल्क डिफॉल्ट कैसे करता है, जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हों, जब लोगों के पास दवाई खरीदने के लिए पैसे ना हों, जब उनके पास रहने के लिए। जी हमारे साहब के पास हमारे साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है, हमसे इस पर डिस्कनेक्ट हुई है लाइन। लेट्स रिकनेक्ट। जब तक रिकनेक्ट करते हैं नाज़रीन, आपको इस पैकेज के बारे में बता रहे हैं। तकरीबन 41 अरब रुपए के अंदर जो सब्सिडी रखी गई है उसका ब्रेकअप आपको बताया। ओवरऑल तकरीबन जिस तरह बताया जा रहा है कि 140 आइटम्स हैं जिसमें तकरीबन 6 दर्जन आइटम्स हैं जिसमें तकरीबन 17% टैक्स नाफिज किया जाएगा। कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्जेम्पशंस जो हैं ख़त्म की जा रही हैं। मैं अगर शौकत तरीन, जब तक हमारे साहब आते हैं, शौकत तरीन साहब का बयान अगर हम सुना सकें जब IMF से वो वापस आए थे, तो नाज़रीन आपको सुना देते हैं। शौकत तरीन साहब जब आए थे तो उन्होंने पेट्रोलियम लेवी के हवाले से और IMF की सख्त कंडीशन से जो कहा था कि हम रिलैक्सेशन करने में कामयाब हुए, कहा क्या था जरा मौसूफ ने? लेट्स हियर दिस। मार्च में जब हमने $500 मिलियन लिए थे तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे या एग्जम्पशंस कम करेंगे। हम तकरीबन ₹4.95 के टैरिफ बढ़ाएंगे, विच इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ये पेट्रोलियम लेवी जो है ₹4 पर मंथ। देखें, पेट्रोलियम लेवी हमने 600 और पता नहीं 10 बिलियन हमने कह दी थी, वो तो हम कर नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि कितनी करेंगे, तो हमने कहा यार ये इस वक्त हमारा पेट्रोल जो है वो बहुत ही लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में 300 कितना 356 किया, आधा किया, एक किस्म से आधे से थोड़ा ज्यादा किया। जी हमारे साहब तो ये कहते हैं हमने तो 700 अरब का था और उसको कम करके 350 अरब पे लेकर आ गए। तो हमने तो बड़ा नेक काम, बड़ी मेहनत से हमने किया। IMF को मनाया कि हम 700 से 350 पे लेकर आ गए, तो आवाम को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारा महसूस जी, मैं आपको बताऊं कि ये यकीनन बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, इसलिए कि दुनिया की तारीख में कोई एक मुल्क 5.8 ग्रोथ रेट से लेकर इस तनज़ुली तक सिर्फ 3 साल में नहीं पहुंचा। ये बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, इन्होंने एक पूरा मुल्क
22 करोड़ लोगों की जिंदगियां सिर्फ 3 साल के कम अरसे में तबाह कर दी। जो मैं बात आपसे, और ये मतलब ये किस किस्म का रिलीफ है कि अगर आपने 50 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिए और 5 रुपए उसमें से कमी कर दी, तो क्या आपके ख्याल में अवाम इस पे शादियाने बजाते फिरे, आपके हक में नारे लगाते फिरे? देखिए गलती कहां से हुई है। गलती एक तो मैंने आपको बताया कि ये धांधली की पैदावार है, जोर जबरदस्ती से आए हुए। दूसरी बात ये हुई कि जब इनकी तैयारी कोई नहीं थी। सही, एग्जैक्टली। अम्मा साहब, क्योंकि वक्त के इख्तिताम पे मैं इस सेगमेंट का पहुंच रहा है, आपकी गुफ्तगू हम तक पहुंची, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ, इस वजह से शायद थोड़ा वो आवाज़ आपका मौक़िफ़ हम तक पूरा नहीं पहुंचा, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करेंगे और शेख वकास साहब का जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, 140 आइटम्स के ऊपर ये टैक्स आखिरकार आवाम के लिए कितनी मुश्किलात लेकर आएगा, क्या ये सियासी तौर पर और माशी तौर पर इसमें क्या मामला हैं, इस पर बात करी। एक और अहम मौजू के साथ वापस आएंगे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम से है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन दूसरा अहम मौजू नैब के हवाले से है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और इस पर हमने देखा है जो उसकी कारकर्दगी रही है, इस हवाले से जो रिकवरीज रही हैं, इस पर कुछ सवालात उठे। नैब की तरफ से मौक़िफ़ आया, नैब ने वजाहत भी करी कि जो चेयरमैन नैब के अंडर लीडरशिप में कितनी रिकवरीज हुई हैं। लेकिन एक बड़ा अहम मौजू जो क्रिटिक रहता है, जैसे वज़ीर साहब का बयान भी इससे पहले आया था, वो प्रोसिक्यूशन का है, कन्विक्शन का है, कि आखिरकार कितने केसेस में कन्विक्शन होती है। नैब जो अपना रेट बताता है वो अबव 70% है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है इसके ऊपर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो नैब की एक तरफ इंक्वायरी, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन विंग, और फिर जब मामला प्रोसिक्यूशन और लीगल साइड पर आता है तो देखा जाता है कि ज्यादातर मसाइल वहीं पर आते हैं। ज्यादातर जो इस वक्त लोग उंगली उठाते हैं वो उसी तरफ उठाते हैं कि आखिरकार प्रोसिक्यूशन स्लो है या रिजल्ट्स जो है प्रोसिक्यूशन में नहीं मिलते। शायद इसी वजह से लोग फिर सवाल ये उठाते हैं कि जो रिकवरीज हैं वो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन रिकवरीज हो रही हैं। नैब अपनी रिपोर्ट्स में बताता रहता है कि नैब रिकवरीज कर रही है। आज भी हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन नैब की तरफ से आया जिसके अंदर नैब ने तकरीबन जो पूरे मुल्क के अंदर जो है प्रोसिक्यूटर्स जो है उनको उनके अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया, और ये एक रूटीन का मैटर है जो नैब ने अंडर सेक्शन 8C ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस 1999 किया। अगर इस ऑफिस ऑर्डर को देखें तो जो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी हैं उन्होंने विद अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन नैब हैज बीन प्लीज टू ग्रांट एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन होती है मंथली फीस के ऊपर, ये प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया, और तकरीबन 57 के करीब ये जो है पूरे पाकिस्तान में, जिसके अंदर तकरीबन 15 के करीब, 14 के करीब लाहौर में और 10 के करीब कराची में, इसी तरह खैर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, रावलपिंडी में, मुल्तान और सक्खर के अंदर ये सारे प्रोसिक्यूटर शामिल हैं। मेरे साथ इमरान शफीक साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं जो साबिक नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई, गुफ्तगू, आप कह रहे थे कि ये मामला परमानेंट होना चाहिए, इससे क्या बेहतरी आएगी प्रोसिक्यूशन में, बजाय इसके कि मंथली फीस पे होना चाहिए। किस तरह बेहतर किया जा सकता है इस प्रोसेस को? देखिए सिफान साहब, ये जो नैब की प्रोसिक्यूशन है ये बुनियादी तौर पर नैब का दूसरा बड़ा ऑर्गन है। यानी नैब के अगर 2 लिम्स रखें तो एक लिम्स वो है जो इन्वेस्टिगेशन करता है और दूसरा लिम्स नैब का वो है जो नैब की प्रोसिक्यूशन करता है। अच्छा, जब ये आपके प्रोसिक्यूटर्स जो हैं, नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो परमानेंट है, लेकिन नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो परमानेंट नहीं है। होता यह है कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, और व्हाइट कलर क्राइम्स में एक आपको एक्सपर्टीज डेवलप करनी होती है। ये आम वकला जब नैब में आते हैं तो नैब अपने केसों के जरिए, अपने पूरे मैकेनिज्म के जरिए उन वकला की बहरहाल एक प्रोसेस से गुजरने के बाद एक तरबियत होती है। जब वो 2-3 साल एक जगह पर रह के मुख्तलिफ केसों से गुजरते हैं वो चीजों को सीखते हैं, लेकिन जब वो 2 साल तक कुछ चीज सीख जाते हैं और उसके बाद जो है वो नया प्रोसिक्यूटर जनरल आ जाता है, वो अपनी टीम लेकर आ जाता है और पहले वाले सारे प्रोसिक्यूटर्स जो हैं तकरीबन वो फारिग हो जाया करते हैं, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। तो और जो नैब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर के तौर पर, वो आखिरी 2-2.5 महीने जब ये सितंबर-अक्टूबर का महीना आता है तो वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं अगले साल हमें रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, और अगले साल क्या चीज प्रिवेल कर जाए कि जिसकी वजह से हमें जो है वो निकाल दिया जाए। कोई प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने अपने कुछ लोगों को करना हो, यानी मुख्तलिफ तासुरात होते हैं जो लोगों के जो सोचते हैं वो ये अपनी जॉब सिक्योरिटी उनको नहीं होती, उनको टीनियोर की, क्योंकि उनको पता है मेरा साल का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए मैं समझता हूं कि नैब की प्रोसिक्यूशन जब तक मजबूत नहीं होगी, क्योंकि नैब का तो सारा काम ही लीगल है, आपने लॉ को देखना है, और जब आपके प्रोसिक्यूटर्स जो है वो परमानेंट नहीं होंगे और वो साल के तजर्बात से नहीं गुजरेंगे, चीजों पर उनकी ग्रिप नहीं होगी,
तो फिर वो अदालतों के लिए भी ज्यादा अच्छे तरीके से असिस्ट नहीं कर पाएंगे। केसों को देखे ना, एक प्रोसिक्यूटर है, उसने 30-40 वॉल्यूम्स का एक केस पूरा पढ़ा और उसके बाद उस पर तैयारी की, अदालत में गवाह लेकर आया और आखिर में उसका टेन्योर जब खत्म हुआ वो चला गया। अब नया प्रोसिक्यूटर आएगा, वो नए सिरे से चीजों को देखेगा, समझने की कोशिश करेगा। वो कंसिस्टेंसी नहीं रह सकती चीजों की। यानी आप नैब को अगर बेहतर करना चाहते हैं, नैब में इस वक्त मोनोपोली ही यही है। ये नैब का सबसे बड़ा अलमिया है कि नैब की इन्वेस्टिगेशन जो है, नैब के जो डायरेक्टर्स जो हैं वो सारे तो परमानेंट हैं और जबकि प्रोसिक्यूशन जो है वो नैब की टेम्पररी है। अब जब प्रोसिक्यूशन आजाद नहीं होगी और यानी प्रोसिक्यूशन चूंकि वकला पर मुश्तमिल हुआ करती है, वो लॉयर्स होना उनके लिए जरूरी है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन किस्म की है। और मैं बड़े अरसे से इस बात पर गौर करता हूं कि अगर हुकूमत इस बात पर संजीदा है कि नैब को एक बेहतर एहतसाब का इदारा बनाया जाए, तो नैब में प्रोसिक्यूटर्स को परमानेंट क्यों नहीं किया जाता? यानी उनको जॉब की सिक्योरिटी क्यों नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सामने रखा मामला। आज ये एक रूटीन का मैटर है, इसकी क्या इंप्लीकेशंस होती है। प्रोसिक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट विंग है नैब का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था इस बात को कवर करना। आज ओवरऑल हमने बात करी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर, और इसके साथ साथ जो नया मिनी बजट आने वाला है इसका क्या इंपैक्ट होगा एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर। हमने जाना कि तकरीबन 140 अशिया की कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ने से एक आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान की माशी हालात क्या हैं, खुसूसन जो पाकिस्तान को बैरूनी कर्जे हैं और उनको वापस करने की सलाहियत है, शब्बर जैदी साहब के बयान की रोशनी में उसको समझने की कोशिश करी, और साथ साथ आखिर में नैब के और एहतसाब के हवाले से गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।